सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। आज कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियों में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आप मोतीलाल ओसवाल को देखिएगा, 1004 के लेवल पे है, करीबन 2.5% का इजाफा है। एबी कैपिटल 3% ऊपर कामकाज करते हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक 3% है ऊपर है, 2551 के आसपास कामकाज करते हुए। इन स्टॉक्स पे इस समय क्या नजरिया बन रहा है मनीष आपका? और एनएसडीएल में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जी, ये सब स्टॉक्स में काफी अच्छे ब्रेकआउट्स है। एनएसडीएल में मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्लैग एंड पुल पैटर्न बन रहा है। डेली चार्ट पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। बट बाकी जो आपने मोतीलाल बोला, एंजल ब्रोकिंग भी काफी अच्छा है, तो ये स्टॉक्स में काफी अच्छे ब्रेकआउट्स है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ पे एक बेस बना रहा है। वापस 26,000 के लेवल अगर ट्राई करता है, 26,000 क्रॉस कर लेता है, तो ये स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है। मेटल स्पेस में अब गौरांग सर हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा बहुत पॉज लेते हुए मेटल काउंटर्स, लेकिन डॉलर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ गेन करते हुए 3 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पर डॉलर इस समय इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स काम कर रहा है। तो मेटल एज ए स्पेस अभी भी आपको अच्छा लगता है? और अगर अच्छा लगता है तो क्या खरीदना है? आप अर्निंग्स भी देख चुके हैं, तो अर्निंग्स के हिसाब से क्या अच्छा लगता है आपको? पहले तो बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में अगर आपने धातु क्षेत्र को पसंद किया और आपने थोड़ा बहुत अभ्यास करके और सोच समझ करके निवेश करने का निर्णय लिया है, तो आपकी निवेश की जो समय सीमा है वो 2-2.5 साल हो तो ज्यादा अनिवार्य है। और वो इसलिए क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबर आती है तो उसका सीधा सीधा असर पूरा धातु क्षेत्र पर पड़ता है। अब अच्छी बात है कि एक सहमति बनी है पूरे विश्व में, जो दो बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका और चाइना के बीच में। भारत में जहां तक स्थानीय संकेत है तो खपत बढ़ रही है और वो यहाँ से और बढ़ेगी। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, नाल्को जैसी कंपनियां जो हैं वहां पर बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। एक रणनीति ये कारगर साबित हो सकती है धातु क्षेत्र में कि आप पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश मत कीजिए। आप शुरुआत कीजिए, आप अभ्यास करने के पश्चात शुरुआत कीजिए और फिर गिरावट पर धीरे धीरे करके जोड़ते जाए। नवीन फ्लोरिन एक स्टॉक है मनीष, और इसमें मोमेंटम पिछले कुछ सेशन से काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है पोस्ट अर्निंग्स, और आज भी ये स्टॉक 5% ऊपर है अपने ऑल टाइम हाई पे 5976 के स्तर पे। क्या करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्सटेंडेड रैली हमें देखने मिल चुकी है। कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल पुलबैक देखने मिल सकता है। एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग फॉल हमें देखने मिल सकता है। 5700, 5800 ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन आ रहा है, ये काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। तो थोड़ा सा डिप मिलता है तो डिप में बाइंग करने की सलाह होगी। और एमसीएक्स के स्टॉक को भी देखिएगा, ये भी आज करीबन 3.25% ऊपर है। जी, एमसेक्स में भी अगर आप देखें यहाँ से 10,000 का लेवल टच कर सकता है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है। और 10,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर नए लेवल्स ओपन हो जाते हैं। पॉसिबल है 10,500, 10,800 तक के भी लेवल्स हमें देखने मिल जाए। तो ये सभी स्टॉक्स में काफी अच्छे ब्रेकआउट्स है। गौरांग सर, एचपीसीएल बीपीसीएल पे आपका व्यू चाहूंगी। बीपीसीएल का एबिटा मार्जिन्स 9.3% वर्सेस 8.6%, बहुत ही अच्छे बीट ऑन जीआरएम्स भी था। पैट में भी 5.2% का इजाफा देखने को मिला था। एचपीसीएल के भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या बन रहा है? ऑयल एंड गैस स्पेस कैसा लगता है आपको? तो देखिए, पहले तो कच्चे तेल के दाम $61 के आसपास नाइमैक्स और करीबन $63-64 के आसपास ब्रेंट, ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है भारत के लिए, क्योंकि हम 75% से ज्यादा हमारी जो ऊर्जा की जरूरत है वो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं काफी देशों से जी। बुनियादी दर के आधार पर अगर आपकी लंबी अवधि की विचारधारा है तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारा नजरिया सकारात्मक है। और उसके साथ साथ एक अच्छी बात ये, देखिए, भारत सरकार सबसे बड़ी शेयर धारक है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में और कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। और जो डिविडेंड की रन रेट है गीतू, वो बहुत ही बेहतरीन है इन सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। लेकिन वो एक सिर्फ मापदंड नहीं होता है जिसके कारण आप निवेश करते हैं। तो विचारधारा लंबी अवधि की है तो तीनों पर ही सकारात्मक नजर। और तीनों स्टॉक्स जो है वो इंट्राडे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल दोनों ही एक अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ बने हुए हैं। मनीष, एक स्टॉक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आज इन्होंने एमओयू साइन किए हैं 17,500 करोड़ रुपीस के, और ये स्टॉक पे आज सुबह 20% का अपर सर्किट लग गया था। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? और जी मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी काफी एक्सटेंडेड रैली आ चुकी है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहिए जो कि ऑलरेडी 20% भाग चुका है। काफी अच्छे फ्रेश ब्रेकआउट हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं, वो स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और कुछ डेटा पॉइंट्स जो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, वो है मार्केट कैप जो है कंपनी की वो 2200 करोड़ के आसपास है। केपेक्स जो है वो 4000 करोड़ का उन्होंने अनाउंस किया है, और एमओयूज जो है वो साइन किए हैं 17000 करोड़ के, और स्टॉक जो है वो 20% के अपर सर्किट पे इस समय आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। लेकिन मनीष ये सलाह दे रहे हैं कि इस स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी तेज़ आया है और देखना होगा कि यहाँ से ये कैसे पैन आउट होता है। डिफेंस स्टॉक्स पे एक बार फिर बात कर लेते हैं। गौरांग सर तो हमेशा बुलिश ही रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स में, और नतीजे भी ठीक ठाक ही आए हैं। डिफेंस में इस समय नतीजों के बाद आपकी क्या राय बन रही है? एनी वन और टू स्टॉक्स दैट यू थिंक गौरांग सर कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे? मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं, और मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से भविष्य में आंकड़े आएंगे, वो हमारी सोच और विचारधारा को और मजबूत कर देगी। ओके। और कंपनी के तरफ से भी नतीजे के पश्चात कुछ रक्षा क्षेत्र की कंपनियों ने जो टिप्पणियां करी है मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के, वो भी एक सकारात्मक रुझान के तरफ अंदेशे देते हैं। और मैंने कई बार हमारे ही चैनल जागरण पर कहा है कि क्योंकि रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो 3-5 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि ये जो पुर्जे बनाती हैं या इक्विपमेंट बनाती हैं, वो हाई कॉम्प्लेक्स, हाई इंजीनियरिंग, हाई टेक्नोलॉजी पर निर्भर होता है और समय लगता है उनको बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि आज एक लड़ाकू विमान बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ऑर्डर मिला और कल सुबह बना करके डिलीवरी कर देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसी के कारण, और उसी तरीके से आप मिसाइल्स ले लीजिए, आप किसी भी तरह की इक्विपमेंट ले लीजिए, स्टेट ऑफ आर्ट जो हाल फिलहाल बातें चल रही है, ड्रोन वॉरफेयर वगैरह वगैरह वगैरह। आपने पूछा कि कोई एक कंपनी, अब ये ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जैसे विशेषज्ञों के लिए बहुत असमंजस परिस्थिति हो जाती है। ऐसा तो काफी सारी कंपनियां पसंद आती हैं, लेकिन एक कंपनी जिसके नतीजे अभी आए थे वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और काफी लोगों ने इनके लक्ष्यांक में परिवर्तन किए नतीजों के पश्चात। जी। तो विचारधारा लंबी अवधि की रखी। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जो है इस चार्ट ने दिखाई है। आई थिंक 390 से 430 के बीच में घूमता ही रहा है, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम भी हमने BEL के स्टॉक में देखा था। दो स्टॉक्स की बात करते हैं। एक तो है फेडरल बैंक, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है मनीष, और आज भी ये स्टॉक जो है हरे निशान में है और 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पे इस समय कामकाज कर रहा है। दूसरा है सम्मान कैपिटल, यहाँ पे भी बहुत अच्छा मोमेंटम है, 190 पहुँच गया। आई मीन 102 या 110 के आसपास हुआ करता था कुछ ही महीनों पहले। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नज़रिया है? जी दोनों ही स्टॉक में बने रहना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, और मुझे लगता है समान कैपिटल में तो यहाँ से 200 तक के लेवल्स, 210 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, तो थोड़ा रैली और एक्सटेंड हो सकता है, एंड यहाँ पे बने रहना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। जी। लॉरस लैब्स में भी आज एक अच्छा मोमेंटम है, 2.25% ऊपर है। वोकहार्ट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मनीष, इफ यू ट्रैक दीज चार्ट्स, लॉरस लैब्स एंड वोकहार्ट, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? जी फार्मा सेक्टर में भी काफी अच्छी हमें तेजी देखने मिल रही है, और कुछ स्टॉक्स काफी अच्छा आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर में ग्लैंड फार्मा है, इक्का लैब है, लॉरस लैब है, लुपिन है, तो ये स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके। गौरांग सर, एक और खबर आई है वोडाफोन आइडिया को लेके। अब जो यूएस की PE फर्म है TGH, तो अब ये रिपोर्ट्स है, दे आर इन टॉक्स टू पंप $6 billion इनटू वोडाफोन आइडिया, एंड द स्टॉक इज नॉट रियली डूइंग वेल, पर फिर भी आज 1% के ऊपर की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन जो AGR ड्यूज़ को लेके खबरें आती रहती है सुप्रीम कोर्ट से, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो टसल चल रही है इस समय, एज फार एज द AGR ड्यूज़ आर कंसर्न्ड, उसको वहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे कोई उत्साह नहीं बन रहा है। इस स्टॉक में न्यूज़ आती है तो स्टॉक ऊपर जाता है, न्यूज़ चली जाती है तो द मोमेंटम फिजल्स आउट। तो क्या करना चाहिए? पिछले हफ्ते ही चर्चा कर रहे थे ना कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने AGR ड्यूज को लेकर के सरकार को अनुमति दी थी, हालांकि किसी ने ऑर्डर गहराई में नहीं पढ़ा, शब्दावली के बीच में जो शब्द छुपे थे वो किसी ने पढ़ा नहीं।
उस दिन 10%, 5-10% ऊपर चला गया था। करेक्ट। और जब स्पष्टीकरण आया, जब शब्दावली के पीछे जो शब्द छुपे थे उसको पढ़ा गया, तो पता चला कि वो कुछ तारीख से है, ऐसा नहीं कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव, और फिर 5-10% नीचे। मैं हमेशा एक चीज टिप्पणी करता हूं कि अगर किसी भी कंपनी की परिस्थिति न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अटकी है, तो उतावलापन नहीं करना चाहिए, अनुमानित सौदे आपको नहीं करना चाहिए। खास करके वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी में, जहां पर अगर आप ये जो भी डेट को लेकर के है परिस्थिति, अगर ये डेट को आप निकाल देते हैं, जो भी एजीआर का आंकड़ा है कि उसके बाद भी जो डेट है वो भी काफी बड़ी है, उसको कैसे सर्विस करेगी कंपनी? और उपभोक्ता अब संभल रहे हैं, इससे पहले तो उपभोक्ता गवा रहे थे, और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पिछड़ी हुई कंपनी है। देखिए, विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वोडाफोन पर कवरेज नहीं है, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि अगर आपको आधुनिक दूरसंचार कंपनी में निवेश करना है आपको, तो भारती एयरटेल है, जियो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत कामकाज करता है, और 2 कंपनियां हैं जिसमें एक पर हमारी कवरेज है, वो टाटा कम्युनिकेशन। एक चौथी कंपनी है जिस पर कवरेज नहीं है, लेकिन आईपीओ आया था तब हमने राय दी थी, और उसका आईपीओ 600 के आसपास आया था, भारतीय एक्साकॉम, जिसके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, भारती के भी, एयरटेल के भी नतीजे आज कल में आने वाले हैं। तो यार, निवेश करते हो तो अच्छी कंपनी में करो ना आप। जहां पर प्रश्न चिन्ह के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वहां पर आपको क्यों देखना? बिल्कुल सही। और चलिए निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को देखते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी है, आज 1.25% का इजाफा इस इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। और टॉप गेनर्स में डीएलएफ शामिल है, 3% का इजाफा है। प्रेस्टीज एस्टेट करीब 2.25%, 2.5% का इजाफा है। और सिग्नेचर में भी आज करीबन 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। फिनिक्स के स्टॉक में भी 4% की तेजी देखने को मिल रही है, 1743 के आसपास का लेवल है। इनमें से कुछ पसंद है मनीष आपको? जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर आज लीडर है, और मुझे लगता है आज ये स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट रैली स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए ये स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। इसमें 3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। पहला है फिनिक्स, दूसरा है डीएलएफ, और तीसरा है लोधा। ये 3 स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तीनों स्टॉक्स पे डेली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट है, और आने वाले दिनों में 5 से 10% का रैली हमें करंट लेवल से और देखने मिल सकता है। सो मनीष, आपके रडार पे कौन से शेयर है जो आपको पसंद आ रहे हैं? और ये डीएलएफ और फिनिक्स, ये 2 स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में